हेलो दोस्तों। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मेरा जो पहला क्लास हुआ था जियोग्राफी सीरीज का, उस क्लास में हम आपसे वादा किए थे कि आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर रहेंगी। लेकिन बहुत इसेंशियल काम आ गया था जिसके कारण से हम उस सिलसिला को आगे नहीं बढ़ा पाए। उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। और हम कोई बात नहीं, हम लोग इंसान हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि उसको झेलना पड़ता है और जिसके कारण से काफ़ी चीज़ों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो कुछ वैसा ही परिस्थितियाँ हमारे जीवन में भी आ गई थी जिसके कारण से हम क्लास को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन एनीवे, अब क्लास आपकी रेगुलर रहेंगी। अब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जो समस्याएं थी वो समस्याओं को हमने टाल दिया है। अब आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर रहेंगी। आप क्लास का अच्छे से आनंद ले पाएंगे। मैंने फर्स्ट क्लास आपको इंट्रो क्लास मेरा जो जियोग्राफी का हुआ था उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया था। अगर जो फर्स्ट क्लास किए होंगे बच्चे उनको पता होगा कि हाँ, इंट्रो क्लास में क्या क्या चीज़ें समझाया गया था। लेकिन एनीवे, हम सेकंड क्लास पे बढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास को रिवीजन कर लेंगे शॉर्ट में, ताकि इतना लेट से जो क्लास हम अपलोड कर रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट क्लास किए होंगे हो सकता है कि उनके दिमाग से वो बातें निकल गई हो, क्योंकि जब क्लास रेगुलर चलता है तो बातें याद रहती हैं। और तकरीबन बहुत दिन 10-12 दिन डिले हो गया है, इसलिए हो सकता है कि आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल गई हो। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार प्रीवियस क्लास का रिवीजन करा दूँ शॉर्ट में, ताकि जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी बहुत ये क्लास मददगार साबित हो, और जो फर्स्ट क्लास किए हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है। लेकिन जो नए छात्र हैं, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि इस क्लास को करने के बाद एक बार इंट्रो क्लास देखिए, क्योंकि इंट्रो क्लास में हमने आपको डेप्थ में बताया है जियोग्राफी के बारे में। यहाँ मैं आपको समरी के तौर पे थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा, ताकि आपको यादें आज ताकि आप जो पिछले क्लास में पढ़े हैं वो चीज़ें आपको याद आ जाएं, और फिर धीरे धीरे आप अपने स्टडी को क्या करें, कंटिन्यू बनाए रखें। तो चलिए, बिना लेट किए हुए आज से हम क्लास 2 चालू करते हैं। क्लास 2 का टाइटल है बच्चों स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि ये लिथोस्फीयर आ कहाँ से गया। लिथोस्फीयर हम जो क्लास सेकंड में चालू किए हैं यह कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस क्लास को यहाँ पे समरी के तौर पे क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हमको समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, हम जो पहला क्लास हुआ था उसमें हम आपको बताए थे कि जो जियोग्राफी शब्द है, यहाँ आप बोर्ड पर देखेंगे और समझेंगे। आपको मैंने वहाँ बताया था कि जो जियोग्राफी शब्द है बच्चों वो 2 शब्दों से मिल करके बना। पहला वर्ड है जियो, दूसरा है ग्रेफी। ग्रेफी बोले, ग्रेफोस बोले या ग्रेफिया बोले, मुख्यतः तीनों का मतलब एक ही होता है। और जियो और जो ग्रेफी, ये जो दोनों वर्ड हैं ये दोनों ग्रीक के वर्ड हैं। इन दोनों वर्डों को मिलने से जियोग्राफी शब्द मिलता है। और जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी। ग्रेफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है। वो आपको हम फर्स्ट क्लास में बच्चों बता चुके थे। अगर आप थोड़ा बहुत क्लास किए होंगे फर्स्ट वाला, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हाँ, ये चीज़ें कहाँ से आ गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिवीजन में। और हम लोग क्या पढ़े थे कि जो जियोग्राफी शब्द है उसके पिता किसको कहा जाता है। अब मैं यहाँ शॉर्टकट में जियो लिख रहा हूँ, जियोग्राफी को आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये जियोग्राफी है। जियोग्राफी के फादर के लेकर के जो धारणाएं प्रचलित है उसको भी हम डिस्कस किए थे कि जियोग्राफी के 2 फादर हैं। एक हैं हिकेटियस और दूसरा है इरेटोस्थनीज।
थोड़ा हैंड राइटिंग में बच्चों दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं अभी इसको हैंड से लिख पा रहा हूँ। मैंने एक पेन टेब ऑर्डर किया हुआ है, वो जब आ जाएगा तो आपकी जो क्लासेज हैं उसमें जो राइटिंग स्किल है थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आप इसको समझिए, 1-2 क्लास होने के बाद से जैसे ही पेन टेब आता है हमारे पास, उसके बाद क्लास को अच्छे तरीके से आपको लिख कर हम समझाएंगे बोर्ड पे। तो जियोग्राफी को लेकर के पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि जियोग्राफी के फादर 2 व्यक्ति को कहा जाता है, हिकेटियस को और इरेटोस्थनीज महोदय को। हिकेटियस को फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जियोग्राफी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग हिकेटियस महोदय ही किए थे। वो भी वही हिकेटियस महोदय ही थे जो हमको बताए थे कि जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है। और इरेटोस्थनीज महोदय जो हैं इनको व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, जो सिस्टमेटिक जियोग्राफी का हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसके फादर हैं इरेटोस्थनीज महोदय। आपको मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि अगर आपको कभी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कि भूगोल का पिता कौन है, ऑप्शन में हिकेटियस और इरेटोस्थनीज दोनों अगर दिया हो तो आप हिकेटियस को ही टिक आउट करेंगे क्योंकि उन्होंने ही तो जियोग्राफी शब्द को पहले बार में प्रयोग किया था, तो फादर वही होंगे। ठीक है, अगर हिकेटियस ना हो तब आप इरेटोस्थनीज को टिक आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि देखे थे कि पृथ्वी और मानव के बीच में क्या संबंध है। पृथ्वी और मानव के बीच में क्या संबंध है हम लोग इंट्रो क्लास में देखे थे। और पृथ्वी और मानव के बीच में जो संबंध है उसी को लेकर हम एक डेफिनेशन भी बनाए थे जियोग्राफी का, बहुत ही अच्छे तरीके से आप वहाँ पे परिभाषा हम बताए थे। तो परिभाषा आप वहाँ जा कर के इंट्रो क्लास में ज़रूर देखेंगे कि आपको समझ में आए कि हाँ जियोग्राफी को कैसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो जियोग्राफी है उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला फिजिकल, उसके बाद दूसरा हो ह्यूमन, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। तो जियोग्राफी को 2 भागों में बांटा गया है, फिजिकल एंड ह्यूमन। वहाँ मैंने आपको बताया था कि फिजिकल जो जियोग्राफी है उसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी है उसमें कौन कौन से टर्म आते हैं। हम इस क्लास में फिजिकल जियोग्राफी को ही डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए फिजिकल जियोग्राफी को ही हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद ह्यूमन जियोग्राफी की तरफ में हम टर्न करेंगे। तो हम आपको बताएं कि जियोग्राफी को 2 भागों में बांटा गया, फिजिकल एंड ह्यूमन। अब फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल जियोग्राफी है बच्चों इसमें बांटा गया था लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल। उसके बाद से आया था एटमॉस्फियर, इट मीन्स वायुमंडल। उसके बाद से आया था हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। ठीक है बच्चों, और इन तीनों को मिला करके बच्चों आया था हमारे पास बायोस्फीयर, जैवमंडल। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को मिला करके क्या बनता है, बायोस्फीयर। इसको जैवमंडल बोलते हैं। और एक और मंडल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, हिममंडल या तुषार मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रायोस्फीयर। तो क्रायोस्फीयर क्या है, हिममंडल हो गया। और बच्चों जो क्रायोस्फीयर है वो हाइड्रोस्फीयर से ही निकल करके आया हमारे सामने, क्योंकि आपको पता है, आप साइंस के विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा कि जो जल है वो 3 रूपों में मौजूद होता है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों स्टेट में क्या होता है, वाटर पाया जाता है। आप देखेंगे कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल को आप क्या करते हैं तो बॉयल होने लगता है, गर्म होने लगता है जल 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आप लेके जाओगे वाटर को तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। और बहुत देर तक यदि हम उसको बॉयल करते रहे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो एक ऐसा समय आएगा कि जितने जल हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वाष्प बन के उड़ जाएंगे। तो एक जल है लेकिन उस जल का कितना स्टेट पाया जाता है बच्चों,
3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो हाइड्रोस्फीयर है ना, जो जल मंडल है, उसी से निकल करके आया क्या, क्रायोस्फीयर, हिममंडल। और जो क्रायोस्फीयर जो टर्म है बच्चों, ये बड़ा फेमस इसलिए है क्योंकि आप जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, आपको मैं साइंस एंड टेक का जब क्लास होगा तो उसमें बताऊंगा कि आप देखेंगे कि जो पृथ्वी है वो पहले बर्फ से ढकी हुई थी। आप स्टोन एज के बारे में थोड़ा बहुत आपको अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री में तो आपको आइडिया होगा कि स्टोन एज में जो पूरी पृथ्वी थी, आइस एज में, वो पूरी पृथ्वी क्या है, बर्फ से ढकी हुई थी। चारों तरफ एक बर्फ का बड़ा लेयर बना हुआ था। इन ग्रेजुअली धीरे 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 टेम्परेचर में क्या हुआ, बदलाव हुआ, और फिर ये जो बर्फ है वो पिघल करके जल के रूप में क्या हुए, परिवर्तित हो गए, और धीरे 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 जल, सागर, इन सब का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। मैंने आपको शॉर्ट तरीका में बता दिया, लेकिन इसको होने में कई लाख वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। तो जो क्रायोस्फीयर जो टर्म है बच्चों, वो हाइड्रोस्फीयर से मिलकर ही बना हुआ है। तो फिजिकल जो जियोग्राफी है, इस फिजिकल जियोग्राफी में बच्चों हम लोग 5 चीज़ों को पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाद से हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बाद पढ़ेंगे बायोस्फीयर एंड देन क्रायोस्फीयर। ठीक है बच्चों, ये प्रीवियस क्लास में हम आपको डेप्थ में बताए हैं, इसलिए आप वहाँ जा कर के ज़रूर एक बार देखें और समझें वो क्लास। ठीक है, वहाँ मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया है। जो यहाँ क्लास सेकेंड में आपको पीडीएफ के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, वही पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी इंट्रो में बताया है। और बच्चों ये जो नोट्स है, ये मैंने खुद हाथ से लिखा है। मैं दृष्टि कोचिंग के क्लास करके मैं नोट्स बनाया। 3-3 4-4 घंटे का क्लास होता है दृष्टि में, तो उतने लंबे क्लास को हमने आपको 1 घंटे में प्रोवाइड कराया है, समझा करके बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये चीज़ें जो है वो आपको बहुत कम ही उपलब्ध हो पाएगा मार्केट में। ठीक है, तो आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, तो आप इसका लाभ उठाइए, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन हैं, आप उनके पास इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले करके अपने तैयारी को और बेहतर बना सकें। ठीक है बच्चों, अब हम बिना लेट किए हुए क्लास सेकेंड को चालू करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपना जो पहला क्लास के बाद जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। इसको पहले मिटा दूं ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना होगा। स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। बच्चों स्थल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक भूमि का एक भाग, एक टुकड़ा है स्थल, जिसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। स्थल मंडल का मतलब क्या होता है, एक जोन। स्थल मतलब हो गया जस्ट लाइक मान लीजिए लैंड, और स्फीयर का मतलब क्या हो गया, एक मंडल, एक जोन हो गया। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब ये स्थल मंडल कहाँ से आया, आप समझ में आपको आया कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो स्थल मंडल है वो फिजिकल जियोग्राफी का ही एक क्या, एक पार्ट से। फिजिकल जियोग्राफी में स्थल मंडल, एटमॉस्फियर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सबको शामिल किया जाता है। तो हम लोग फिजिकल जियोग्राफी को ही पहले पढ़ेंगे, और फिजिकल जियोग्राफी में चूंकि पहला टर्म आता है लिथोस्फीयर, इसलिए हम लोग लिथोस्फीयर स्थल मंडल को ही पढ़ना चालू करेंगे, और यहीं से हम लोग शुभारंभ करेंगे क्लास को। ठीक है, अब चलिए बिना लेट किए हुए समझते हैं। जो लिथोस्फीयर है बच्चों, इस लिथोस्फीयर के अंडर में देखो कितने कितने टॉपिक आते हैं। लिथोस्फीयर जब हम पढ़ेंगे तो उस लिथोस्फीयर में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ देखें आप, जो मैं ऐसे घेर रहा हूँ इसको, आप इसको यहाँ देखेंगे तब समझ में आएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। भूचुंबकत्व को हम लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है जियोमैग्नेटिज्म। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संवहन धारा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करेंट थ्योरीज। सागर नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। भू संचलन, इसका मतलब होता है अर्थ मूवमेंट। भू आकृतियाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। अन्य अदर्स, अदर्स में
कई सारे टर्म आएंगे जैसे सुनामी वगैरह हो गया, इन सब को हम लोग क्या करेंगे, अन्य में डिस्कस करेंगे। तो ये सब किसके भाग है बच्चों, स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत में कौन कौन से टर्म आते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूचुंबकत्व, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, फिर संवहन धारा सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण, भू संचलन, भू आकृतियाँ, अन्य। और बच्चों ये जो तीनों जो टर्म है जो आप यहाँ देख रहे हैं, इन तीनों को मिला करके जब इन तीनों को हम अच्छे से समझ लेंगे तो इन तीनों से ही मिलता जुलता एक टॉपिक है जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं। और इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछे गए हैं, चाहे वो मेंस हो या पीटी हो। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज हैं उसको हम लोग तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सागर नितल प्रसरण, संवहन धारा सिद्धांत, इनको हम अच्छे से समझेंगे नहीं। तो पहले हम इन तीनों को पढ़ने के बाद ही हम प्लेट टेक्टोनिक्स पे आएंगे और फिर देखेंगे कि हाँ प्लेट टेक्टोनिक्स जो है आखिर इनके स्टडी के आधार पे ही प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को बनाया गया। ठीक है, और उस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसमें हम लोग भूकंप, ज्वालामुखी, शैल आदि के बारे में भी पढ़ेंगे और उसका व्याख्या करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के माध्यम से कि भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे कि ये इसका उद्गार कैसे होता है ज्वालामुखी का। ठीक है बच्चों, अब हम बिना लेट किए हुए अब यहाँ पे नीचे देखिए, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। अब आप यहाँ देखिए जो रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब हम इसको पढ़ना चालू करते हैं। पहला चालू कहाँ से करेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। तो क्लास 2 में हम लोग स्थल मंडल के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता है वो आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और इसको हम लोग यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर डेफिनेशन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तात्पर्य है भूगर्भ के बारे में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोतों की सहायता से समुचित ज्ञान प्राप्त करना तथा इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक रासायनिक संगठन और भौतिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बच्चों इंटीरियर ऑफ द अर्थ का तात्पर्य है कि पृथ्वी के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो पृथ्वी के अंदर क्या है उसके ज्ञान के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, देखिए यहाँ पे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका ज्ञान क्यों आवश्यक है बच्चों। ये आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में क्यों पढ़ते हैं। यदि हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लक्ष्य है हमारा। किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को दरोगा बनना है, किसी को इनकम टैक्स अधिकारी बनना है, तो किसी को सीबीआई में जाना है, कोई बैंक का अधिकारी बनना चाहता है, तो कोई बैंक का मैनेजर बनना चाहता है। तो हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर हमारा लक्ष्य न होता है जीवन में बच्चों तो हम क्या पढ़ पाते या आप पढ़ पाते। लक्ष्य है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो वैज्ञानिक लोगों ने भी इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो भूविज्ञानिक हैं, वो
उन सब ने रुचि दिखाई कि भाई पृथ्वी के अंदर आखिर क्या है। जब तक हम पृथ्वी के अंदर को जानेंगे नहीं तब तक हम पृथ्वी को कैसे समझेंगे। इसलिए पृथ्वी के अंदर को जानने के लिए कि पृथ्वी के अंदर क्या पाई जाती हैं, ठीक है, पृथ्वी का ज्ञान आवश्यक हो गया। लेकिन क्या एक ही चीज़ था जिसके कारण वैज्ञानिक लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ना चालू किया? नहीं, बल्कि कई सारे प्रश्न थे जिसको जानने के लिए उन्होंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ना चालू किया। तो उत्तर के तौर पे आप देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हो जाता है। अब निम्नलिखित कारण क्या है उसको हम एक एक करके यहाँ आगे देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में, पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की प्रक्रिया के ज्ञान हेतु। सही बात है, पृथ्वी की इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जब तक हम पृथ्वी की आंतरिक भाग का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि पृथ्वी का विकास और उसकी जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी। ठीक है बच्चों, और यह कैसे होता है? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है बच्चों पृथ्वी के अंदर से, जब मैग्मा पिघल करके लावा के रूप में बाहर आता है, उस लावा के माध्यम से ही वैज्ञानिक उसका स्टडी करते हैं और फिर पता करते हैं कि पृथ्वी के अंदर में क्या चीज़ें पाई जाती हैं और उन चीज़ों की उपस्थिति मौजूद होने के कारण उसका अध्ययन किया जाता है कि जो चीज़ें हमें पृथ्वी के अंदर मिली हैं उसका टाइम पीरियड कितना है, वो कितना समय पहले उसका निर्माण हुआ। जब वैज्ञानिक लोग उस चीज़ का पता कर लेते हैं कि हाँ जो चीज़ें पृथ्वी के अंदर से पाई हमको मिली हैं उसका आयु कितना है, तो उसके माध्यम से ही एक पृथ्वी का जो एज है उसका हम लोग क्या करते हैं पता लगा पाते हैं कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में। ठीक है बच्चों, जो सेकंड है स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल आदि की उत्पत्ति को समझने के लिए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन सब की उत्पत्ति के लिए भी हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानना आवश्यक है कि इन सब का निर्माण कैसे हुआ। इसके पहले हम आपको बताए थे कुछ समय पहले कि जो पृथ्वी है वो पहले क्या है, बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो पृथ्वी जब बर्फ़ से ढकी हुई थी, जब धीरे 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 टेम्परेचर में क्या हुआ, बदलाव हुआ, तो फिर पृथ्वी पर जो बर्फ़ जमी हुई थी वो धीरे 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 पिघलना शुरू हुआ और कहीं ग्लेशियर का निर्माण हो गया, कहीं नदी का निर्माण हो गया, कहीं महासागर का निर्माण हो गया, ऐसे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे मतलब ये कई सालों लाख वर्ष से ज़्यादा लग जाते हैं इसको बनने में। ठीक है, तो ये एक अनुमान है वैज्ञानिकों का। तो जब तक हम पृथ्वी की आंतरिक भाग का अध्ययन ठीक से नहीं कर पाएंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हम स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल को नहीं समझ पाएंगे बच्चों। इसलिए इनको समझने के लिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बच्चों कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कारण है जो बहुत ही कम समय में अगर किसी को अब बताया जा सके तो उसको आप ऐसे बता सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी भूभौतिकीय घटनाएं घटित होती हैं, जैसे भूकंप हो गई, या भूकंप आता है झटका तो देखते हो ऐसे ऐसे धरती हिलने लगता है, तो जो सुनामी वगैरह आता है उसमें भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम समझेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जब हम समझते हैं बच्चों तो हम यह भी समझ पाते हैं कि पृथ्वी पे जो भी भूभौतिकीय घटनाएं घटित हो रही है उसका कहीं ना कहीं संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से भी होता है। इसीलिए वैज्ञानिक लोगों ने इसको बहुत जोर दे करके इसका अध्ययन किया कि नहीं, हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के अंदर आखिर क्या बदलाव हो रहा है जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर कई प्रकार के भूभौतिक घटनाओं को देखा जा रहा है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया। ठीक है बच्चों, तो उन सबको समझने के लिए भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। थर्ड,
भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भूभौतिकीय घटनाओं, प्रकृति को समझना तथा उसके शमन के उपाय। अभी हम इसके पहले आपको बताएं कि जब हम भूकंप, ज्वालामुखी इन सबको तभी समझ पाएंगे जब पृथ्वी की आंतरिक भाग का ज्ञान हमें हो। ठीक है। जो चौथा है उसमें बताया गया है कि खनिज, पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उसकी उत्पत्ति और उसके वितरण को हम समझ पाएंगे। जैसे सियाल, सीमा, नीफे के बारे में आपको अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो सियाल, सीमा, नीफे में क्या होता है कि उसमें वैज्ञानिक लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ से यहाँ इतना से इतना किलोमीटर के डिस्टेंस पे सियाल, फिर यहाँ से यहाँ तक सीमा, फिर यहाँ से यहाँ तक नीफे। ठीक है। मैग्नीशियम, फेरस इन सब की मात्रा पाई गई जिसके कारण से सियाल, सीमा, नीफे का नाम पड़ा। अभी शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, जब आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ डेप्थ में बताएंगे कि हाँ सियाल क्यों कहा गया, सीमा क्यों कहा गया, नीफे क्यों कहा गया। ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थें पाई जाती हैं उसके अध्ययन, उसको समझने के लिए भी हमको पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसका ज्ञान क्या है, बहुत आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद से भूतापीय ऊर्जा को समझने के लिए, भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए जियोथर्मल एनर्जी, कि पृथ्वी के अंदर जो जियोथर्मल एनर्जी है क्या है, इसको समझने के लिए भी हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं, तभी हमको पता चलता है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। भूचुंबकत्व के रहस्य को समझना, भूचुंबकत्व को बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म, अर्थात पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। आप देखे होंगे कि पृथ्वी पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल होता है। जब आपको हम पढ़ाएंगे पृथ्वी के बारे में पूरा अच्छा से, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड जब आपको हम पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे आपको पृथ्वी में नॉर्थ पोल, साउथ पोल का क्या योगदान होता है। आपको पता भी होगा कि पृथ्वी जो है एक पृथ्वी के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, एक सुरक्षा कवच है हमारे पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के अंदर ही किसी न किसी परिवर्तन के कारण होता है, जिसका अध्ययन अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन एक अनुमान के माध्यम से ही वैज्ञानिक लोग इसका अध्ययन किए और फिर बताए कि नहीं, पृथ्वी के जो अंदर जो कुछ घटनाएं घटित होती है, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसके कारण से पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ को और डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ा सा और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे कि हाँ यह कैसे होता है। ठीक है। तो भूचुंबकत्व के रहस्य को समझना, और यहाँ पे जो 7th वाला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान पृथ्वी के भविष्य के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे सकता है, जिसकी सहायता से मानव और पृथ्वी के संबंधों को नया आयाम दिया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात बोला है कि जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को अच्छे से समझ लेंगे बच्चों, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का जो ज्ञान है वो हमें पृथ्वी के भविष्य के बारे में भी जानकारियाँ देगा, जिससे मानव का काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि जो भूकंप है वो कब आता है, कैसे आता है ये तो पता है, लेकिन भूकंप कब आता है इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। वैज्ञानिक लोग इसका पता नहीं कर पाते हैं कि भूकंप कब आएगा। ठीक है। यह कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। अगर ऐसी जानकारी वैज्ञानिक लोगों के पास मौजूद होती तो आप सोचो कि जापान में इतने भूकंप आते रहते हैं, नेपाल हम लोग से सटा हुआ है भारत से, तो वहाँ भूकंप यादा कदा आते रहते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता तो वैज्ञानिक लोग पहले ही अलर्ट कर देते कि हाँ वहाँ पर भूकंप आने वाला है, तो लोग वहाँ के लोग अलर्ट होते, और फिर जहाँ पे भूकंप आता वहाँ से सभी लोग क्या होते, निकल जाते, कि जो खतरा वाली जो बातें हैं वो टल जाती। लेकिन क्या वैज्ञानिक लोग इसका पता कर पाते हैं कि भूकंप कब आएगा? नहीं। इसीलिए तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझना वैज्ञानिक लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भूकंप जैसी जो ये जो बहुत ही भूभौतिकी घटनाएं हैं, विकट, मतलब यह काफ़ी विनाशकारी होती हैं। जो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो जितना ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा तबाही लाएंगी। तो जो भूकंप भूभौतिकीय घटनाएं होती हैं उसको समझने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ठीक है।
एक प्रश्न है यहाँ पे हम आपको दिए हुए, इसको आप प्रश्न करेंगे। स्टार्टिंग में आप प्रश्न केवल लिखिए। जब आप 7-8 क्लास कर लेंगे तो आपके पास 7-8 प्रश्न का एक संग्रह हो जाएगा। उसको जब आप लिखेंगे तो आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और माँ सरस्वती की ही कृपा है कि जब हम पेन लेकर कुछ लिखते हैं तो लिखने के दौरान ही जो आधी चीज़ें हैं वो याद हो जाती हैं। तो जो हम लोग याद करने के लिए लेकर के कॉपी बैठते हैं, उससे बेहतर है कि हम लिख लें। जैसे ही हम लिख लेंगे, वो जो घटनाएं हैं, जो टॉपिक है, वो हमको लिखते वक्त ही याद हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे ज़रूर, एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ज्ञान से संबंधित मानव के निहितार्थ पर संक्षिप्त किंतु सागर्भिक टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द में लिखना है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ही आपको लिखना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। पहले परिचय लिखेंगे, परिचय के बाद पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका ज्ञान क्यों आवश्यक है उसको हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद से आप लास्ट में एक अच्छा कंक्लूजन दे दीजिएगा, निष्कर्ष दीजिएगा। जो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका ज्ञान हमें इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि भविष्य में जो भी घटनाएं घटित होंगी उसको समझने के लिए पृथ्वी का ज्ञान जो है क्या है, वो आवश्यक है। और जब हम इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो मानव और पृथ्वी के बीच का जो संबंध है उसको अच्छे से समझा जा सकेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एंड कर देना है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास शब्द का कलेक्शन आता जाएगा। एक बार में शब्द का कलेक्शन नहीं आएगा, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार जब लिखेंगे एक ही प्रश्न को तो नए नए शब्द आपके विचार में आएंगे और फिर उस शब्द का आप अच्छे से उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ देखें ध्यान से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का परिचय हम लोग देख लिए, ज्ञान क्यों आवश्यक है वो भी देख लिए। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके ज्ञान के लिए हमको 2 स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस, ठीक है। पृथ्वी की रासायनिक परतें भी होती है और पृथ्वी की आंतरिक परतें भी होती हैं, इसको हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ज्ञान के स्रोत, कि पृथ्वी के जो इंटीरियर भाग का जब हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम लोग समझते हैं तो उसको समझने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेस हैं। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब आपको समझ में आता होगा कि वो प्रत्यक्ष है, उसमें किसी का भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट हम जा करके क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या पाया जाता है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रह करके हम पृथ्वी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब कि हम डायरेक्ट वहाँ जा करके अध्ययन करते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि हम किसी न किसी माध्यम से उस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या करते हैं, समझते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के प्रत्यक्ष स्रोत में आता है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में, बेधन और ज्वालामुखी। बेधन को बोलते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग शब्द आपके बारे में आपको पता होगा कि ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, छेद। जैसे आप देखे होंगे घर वगैरह में जब आपका एसी वगैरह लगता होगा या कुछ ऐसा चीज़ लगता होगा जिसमें दीवार को क्या किया जाता होगा, ड्रिल किया जाता होगा। तो जब हम दीवार को ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने का मतलब क्या होता है कि दीवार में एक छिद्र बनाते हैं और उस छिद्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, पाइप को या जो भी सामान उसमें लगाना होता है उसको एक ड्रिल करके छिद्र करते हैं और छिद्र के माध्यम से उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ज्ञान के लिए वैज्ञानिक ने देखा कि एक ड्रिलिंग एक हमारे पास तकनीक है कि हम लोग पृथ्वी के अंदर क्या करें, खुदाई करें, ड्रिलिंग करें और फिर जा कर के हम देखें कि इसमें क्या पाया जाता है। स्टार्टिंग में तो यही विचार आया है विज्ञानी के पास में कि हम अंदर चलते हैं फिर देखते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है। तो ड्रिलिंग की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। उसके बाद से ज्वालामुखी, ज्वालामुखी को भी हम लोग डायरेक्ट सोर्सेस बोलते हैं। अब क्यों, क्योंकि जो ज्वालामुखी है उसका जो उद्गार है ना बच्चों, वो पृथ्वी के अंदर से ही होता है।
तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जिसमें मैग्मा जब पिघलता है और पिघल कर लावा के रूप में बाहर आता है ऐसे, तो लावा के रूप में बाहर आने के बाद से जब वो ऐसे 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 सतह पर चारों तरफ में एक लेयर बनाता है, तो उसको ठंडा होने के बाद से वैज्ञानिक लोग जा करके उसका अध्ययन करते हैं, जो लावा आता है, और उस लावा का अध्ययन करके वो लोग पता कर पाते हैं कि हाँ पृथ्वी के अंदर क्या पाई जाती हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी भी क्या हो गया, एक डायरेक्ट सोर्सेस हो गया कि हम लोग ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं और फिर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, ये दो स्रोत हमारे पास हैं जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष में आता है ड्रिलिंग, वोल्केनो, ज्वालामुखी और वेधन। अप्रत्यक्ष में बच्चों आता है ताप, यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे ताप, दाब, घनत्व, उल्कापिंड, गुरुत्व, भूचुंबकत्व और भूकंप विज्ञान। ताप का मतलब टेम्परेचर, दाब मीन्स प्रेशर, घनत्व मीन्स डेंसिटी, उल्कापिंड मेटेराइट्स, गुरुत्व का मतलब ग्रेविटी, भूचुंबकत्व मीन्स जियोमैग्नेटिज्म, भूकंप विज्ञान को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। तो ये दो सोर्सेस हैं हमारे पास जिसके माध्यम से हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को अच्छे से समझते हैं और उसको पढ़ते हैं। अब आगे वाले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। जो प्रत्यक्ष स्रोत है, जो डायरेक्ट सोर्सेस हैं बच्चों, वो डायरेक्ट सोर्सेस में आपको हम बताए थे कि जो ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग किया जाता है, और जो ज्वालामुखी है उसको हम लोग आधार बना करके भी हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं। तो वेधन में क्या होता है कि हम लोग ड्रिलिंग करते हैं पृथ्वी के अंदर जा करके। अब हम वेधन को और ज्वालामुखी को एक एक करके समझेंगे कि वेधन प्रक्रिया क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बिना लेट किए हुए अब हम इसको समझते हैं। देखिए, एक मान लो यह पृथ्वी का टुकड़ा है, जो ये ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, बीच वाला भाग को मेंटल, और जो नीचे वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। पृथ्वी का 3 लेयर पाया जाता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, और पृथ्वी का जो माध्यिक त्रिज्या होता है ना, जो मीन रेडियस होता है बच्चों, वो होता है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर की जब गहराई तक हम जाते हैं तब हम जा कर के पृथ्वी के कहाँ पहुँचते हैं, कोर के पास में। तो पृथ्वी के कोर में जाने के लिए हमको 6371 किलोमीटर की गहराई तक डील करना पड़ेगा, तब हम जा कर के पता कर पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह पॉसिबल है? क्योंकि कोर के पास में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि किसी भी चीज़ को वहाँ फेंक दिया जाए ले जा कर के, तो वो सेकंड तो बहुत हो गया, पल भी नहीं लगेंगे। पल से भी अगर छोटा कोई, अगर समय का कोई यूनिट हो, उससे भी कम समय में उसको पिघला देगा। इतना हाई टेम्परेचर, लगभग 55,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है कोर के पास में बच्चों। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग वहाँ तक जा पाएँ। ठीक है, अब यहाँ वेधन के बारे में हम लोग समझते हैं कि वेधन प्रक्रिया क्या है। देखिए यहाँ पे, इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर सुरंग की खुदाई की जाती है, जिसे वेधन या प्रवेधन कहते हैं। जो मैंने आपको बताया अभी कि छिद्र किया जाएगा पृथ्वी की सतह से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे डील किया जाता है नीचे की तरफ में, कि हम पृथ्वी के अंदर डायरेक्ट पहुँचे, देखेंगे क्या है। पृथ्वी की माध्यमिक त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, अतः प्रवेधन द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग की संपूर्ण ज्ञान हेतु हमें पृथ्वी के केंद्र की सुरंग, केंद्र तक पहुंचना क्या हो जाएगा, अनिवार्य है। जब तक हम यहाँ 6371 किलोमीटर की गहराई तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम पृथ्वी की संपूर्ण आंतरिक भाग की जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है बेटा,
किंतु अब तक मानव द्वारा सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक के कोला क्षेत्र में मात्र 12 किलोमीटर। 1 मिनट में आपको हाईलाइट करता हूं, तब समझ में आएगा। देखिए, अब तक मानव द्वारा सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक के कोला क्षेत्र में मात्र 12 किलोमीटर की गहराई तक ही किया गया। आप सोचिए कि 2025 चल रहा है, अभी तक मात्र 12 किलोमीटर की गहराई तक ही हम पहुंच पाए हैं। तो क्या आपको लगता है कि 6371 किलोमीटर की गहराई तक हम पहुंच पाए? पॉसिबल नहीं है। आगे होगा नहीं होगा इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन इसको लगभग असंभव ही मान करके चला जाए, क्योंकि इतना टाइम हो गया, अब तक 12 किलोमीटर से ज़्यादा की गहराई तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, तो आगे क्या ही पहुंच पाएंगे। ठीक है, यद्यपि इस प्रवेदन से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है, किंतु इसके आधार पर हम पृथ्वी की संपूर्ण आंतरिक संरचना की विश्वसनीय व्याख्या नहीं कर सकते। हम लोग केवल 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच करके ही पृथ्वी की संपूर्ण भाग की जो जानकारियां हैं उसको हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उसकी जो विश्वसनीय व्याख्याएं हैं वो हम लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने आपको नोट्स के तौर पे समझाया हुआ। देखिए इसको, रॉबिन्सन गर्त दक्षिण अफ्रीका में खोदा गया एक सोना का सुरंग है जो 5 किलोमीटर तक है। यह एक पीटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी दरोगा वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं कि पूछ देता है कि सबसे बड़ा सोना का जो सुरंग है वो कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में, या कभी कभी नाम पूछ देता है क्या है, तो रॉबिन्सन गर्त है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ गए। अब हम आगे के क्लास में, आगे के अब टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा जो टॉपिक है वो आता है ज्वालामुखी। पहला हम लोग पढ़े वेधन या प्रवेधन, जिसमें ड्रिलिंग करते हैं पृथ्वी के अंदर, और वहाँ देखें हम लोग कि 12 किलोमीटर तक, अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर तक हम लोग पहुँच पाए हैं जो आर्कटिक के कोला क्षेत्र में है, और 12 किलोमीटर से बेसी हम लोग अभी तक ज़्यादा हम लोग गए ही नहीं नीचे, जबकि 6371 किलोमीटर की गहराई तक हमको जाना पड़ेगा, पृथ्वी के कोर तक पहुंचना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे पास दूसरा एक सोर्सेस है ज्वालामुखी। यह डायरेक्ट सोर्सेस का क्या है, एक पार्ट है। तो ज्वालामुखी के माध्यम से हम लोग कैसे पता करते हैं, तो चलिए आइए यहाँ देखिए आप। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर निर्मित वे छिद्र या दरार होते हैं जिनसे भूगर्भ से विभिन्न तप्त पदार्थों का उद्गार होता है। तप्त मतलब गर्म पिघला हुआ। ठीक है, भूगर्भ से विभिन्न तप्त पदार्थों का उद्गार होता है, ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के अंतर्गत ठोस, अर्धठोस, तरल तथा गैसीय पदार्थ उद्गारित होते हैं। फिर यहाँ नीचे देखिए, भूगर्भ में अति उच्च तापमान पर चट्टानें पिघल जाती हैं, जिससे तप्त द्रवीभूत पदार्थ प्राप्त होता है, जो मैग्मा कहलाता है। मैग्मा विभिन्न खनिजों का मिश्रण है। जब यह मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार में भूपृष्ठ पर आता है तब यह लावा कहलाता है। बच्चों, आपको यहाँ एक तस्वीर दिया गया है, मैंने आपको डायग्राम बना दिया है ताकि आपको समझ में आए। मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ बोर्ड पर लिख के। देखिए, ये मान लीजिए कि पृथ्वी का क्या है, एक भाग है। पृथ्वी की ये परतें हैं कुछ इस प्रकार से। तो पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ हैं, जो मटेरियल्स पाए जाते हैं, वो अति उच्च तापमान पे क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। जो चट्टानें हैं वो पिघल जाती हैं। जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं बच्चों, वो पिघल जाती हैं, और पिघलने के बाद जब वो फैलेंगी, आपको पता होगा ना कि जब हम लोग पानी को जब बोतल में रखते हैं और उसको जब फ्रीजर में रखोगे, तो जब बर्फ़ जमता है बच्चों, तो उसका आकार क्या होता है, फैल जाता है। ऐसे फैल जाता है ना। और फिर जब बर्फ़ को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल कर रख देते हैं, नॉर्मल हो जाता है,
तो वो जो बर्फ़ है वो पिघल कर क्या बन जाता है, वाटर। तो वाटर में क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है, उसमें बहने की जो गुण है वो पाए जाते हैं। बर्फ़ को यदि हम किसी सतह पर रखेंगे तो वो बहेगा नहीं, वो एक ही जगह पर रहेगा। लेकिन यदि पानी को हम किसी सतह पे छोड़ दें तो वो धीरे 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 चारों दिशा में क्या हो जाएगा, मूवमेंट करने लगेगा। इस मतलब अपना चारों तरफ में वो फैल जाएगा, क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है। तो जब चट्टानें बच्चों पिघलती हैं पृथ्वी के अंदर, तो वो चट्टानें पिघलने के बाद से क्या होती हैं, ऊपर की तरफ में उठना चालू करती हैं। तो यहाँ से मान लो कि जो चट्टानें हैं वो पिघल गई, तो चट्टानें पिघलने के कारण जब वो ठोस, अर्ध ठोस या तरल अवस्था में जब पाई जाती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा। देखो जो ये वाला भाग है ये मान लो कि मैग्मा है, ठीक है, ये मैग्मा है। और यही मैग्मा जब छिद्र या दरार के माध्यम से जब बाहर निकलता है और सतह पर ऐसे 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 उद्गारित होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा। इसको हम लोग लावा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैग्मा नीचे से क्या करता है, पिघलता है, पिघलने के बाद जब वो ऊपर उठता है, सतह पे आता है, तो सतह पे आने के बाद से क्या करता है, चारों तरफ फैलता है और फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। अब आपको एक मन में डाउट यह होगा कि जो मैग्मा है वो इस छिद्र के माध्यम से ही बाहर क्यों निकलता है, यहाँ से भी तो निकल सकता है। तो यहाँ पे जो दरार या जो छिद्र होता है वो कमजोर भाग होता है पृथ्वी का, और उस कमजोर भाग के माध्यम से ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है जो बहुत स्ट्रांग है। अब मान लो कि ये चट्टानें हैं, यहाँ पे 3-3 चट्टानें हैं, इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है इस मैग्मा के लिए। तब यहाँ पे 1 2 3 3 चट्टानों को तोड़ेगा तभी तो ऊपर उद्गारित होगा। तो जब यहाँ ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करता मैग्मा कि हम इसको तोड़ दें, मैग्मा यहाँ भी बराबर फोर्स लगाता है, यहाँ भी बराबर फोर्स लगाता है, लेकिन इसका जो लेयर है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण से जो मैग्मा है इससे ऊपर नहीं जा पाता है। और फिर मैग्मा जब इससे ऊपर नहीं उठता है तो यहाँ देखता है कि यहाँ पे क्या एक दरार है, तो उस दरार के माध्यम से क्या होता है, धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ में बढ़ता है। और बढ़ने के बाद उस दरार में जैसे ही एक उसको दरार मिला, उस दरार के माध्यम से वो क्या हो गया, ऊपर बढ़ना चालू कर दिया। और जब दरार में वो ऊपर बढ़ना चालू करेगा तो जाहिर बात है कि जो जो चट्टानें हैं, जो लेयर है पृथ्वी के, वो धीरे 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 ऐसे फैलेंगे। पहले इतना छोटा सा छिद्र था, जब मैग्मा अंदर से आया तो ये जो पृथ्वी का जो परत है वो धीरे 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 क्या होगा, ऐसे मूवमेंट करेगा साइड में, और फिर यहाँ एक बीच में बड़ा सा सुरंग, एक बड़ा सा छिद्र बन जाएगा, एक दरार बन जाएगा, और उसी छिद्र और दरार के माध्यम से जो ज्वालामुखी है उसका क्या हो जाएगा, पृथ्वी के ऊपर उद्गार होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पदार्थों के अध्ययन से भूगर्भ में उपस्थित पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु ये पदार्थ कितनी गहराई से आ रहे हैं तथा भूगर्भ में ये किस अवस्था में होंगे इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, अतः इस स्रोत की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है बच्चों। कि ज्वालामुखी में भले ही जब मटेरियल हमारे पृथ्वी के अंदर से जब बाहर आता है लावा के रूप में, तो हम भले यह पता कर पाते हैं कि हाँ पृथ्वी के अंदर में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, इन सब की मात्रा क्या होती है, पाई जाती हैं, लेकिन ये जो मटेरियल्स है वो किस गहराई में मौजूद है और किस अवस्था में है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं हो पाती है ज्वालामुखी के माध्यम से, ठीक है। तो इसकी भी अपनी कुछ क्या होती है, सीमाएँ होती हैं, कि ज्वालामुखी से भी हम लोग सब कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है ज्वालामुखी का और इसकी सीमाएं क्या है, इसको हम लोग इस पेज में देखो समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी का महत्व दिया गया है और यहाँ ज्वालामुखी की सीमाएं दी गई हैं। तो पहले हम यहाँ पे ज्वालामुखी के महत्व को देखेंगे। तो ज्वालामुखी का महत्व बच्चों ये है कि पृथ्वी के भूगर्भ का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि यदि पृथ्वी ज्वालामुखी का निर्माण न हो तो पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सही बात है। पृथ्वी के अंदर मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जो कोर है, उस पृथ्वी के कोर के पास में 55,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है।
तो सोचिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर है पृथ्वी के अंदर कि यदि हम उस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करें, अगर पृथ्वी उस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करे तो वो स्वयं उस टेम्परेचर में जल करके नष्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है। और आपको पता भी होगा कि जैसे कि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, कहीं कहीं तो 50-50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। तो वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं कि यह ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके कारण से तापमान बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो तापमान है, एक तो ऑलरेडी उसमें पृथ्वी के अंदर में क्या है, बहुत ज़्यादा तापमान है, जिसके कारण से पृथ्वी अंदर से पूरा गर्म है। और मानव की जो गतिविधियाँ है वो पृथ्वी का जो संतुलन है उसको क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। पृथ्वी के पास में इतना जरूर उसका अपना क्षमता है पृथ्वी के पास में कि वो खुद को कंट्रोल कर लेगी, लेकिन मानव गतिविधियां इतनी बढ़ती जा रही है कि पृथ्वी की जो वातावरण है वो पृथ्वी के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल स्थिति में अब जा रहे हैं। जैसे गर्मी बढ़ रहा है, इसका कारण मानव भी है। जब हम लोग एसी वगैरह का यूज करते हैं तो एसी में क्या होता है कि रूम का अंदर का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को निकाल करके एसी क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो अंदर की गर्मी को बाहर कर देता है और रूम को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। तो जब घर के अंदर की गर्मी को निकाल करके हम बाहर करेंगे तो बाहर गर्मी तो बढ़ेगी ही, और पृथ्वी के अंदर इतना तापमान है वो भी है। बाहर गर्मी बढ़ रहा है, एसी का जो टेम्परेचर है उसके माध्यम से अंदर की नमी को खींच करके बाहर कर देता है। प्लांट वगैरह से जो धुआं वगैरह निकलते हैं, फैक्ट्री वगैरह से जो धुआं वगैरह निकलते हैं, ये सब क्या है, मानव गतिविधियां हैं, जिसके कारण से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि ज्वालामुखी का उद्गार बच्चों न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज्वालामुखी का उद्गार होना पृथ्वी के लिए और मानव के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि ज्वालामुखी उद्गार के अंतर्गत कई पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिसका अध्ययन करके पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए भी हैं कि जब पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो लावा के माध्यम से जब पृथ्वी के अंदर के जो मटेरियल्स है वो बाहर आते हैं, तो वैज्ञानिक लोग उसका अध्ययन करते हैं और फिर बताते हैं कि हाँ पृथ्वी के अंदर में किन चीज़ों की मौजूदगी पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी, अब ज्वालामुखी की सीमाएं भी हैं, तो सीमाएं हैं। यहाँ पर सीमाएं में क्या दिया गया है, तो सीमाएं में ये दिया गया है कि भले ही हम ज्वालामुखी के द्वारा पता कर ले कि पृथ्वी गर्भ में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु ये पदार्थ कितनी दूरी पर स्थित हैं इसका पता लगाना अभी तक वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनी हुई है। पदार्थ को तो पता कर लेंगे कि हाँ कौन सी पदार्थ पाई जाती हैं ज्वालामुखी से, लेकिन यह पदार्थ कितनी दूरी से आ रहा है, अंदर किस अवस्था में होगा और यह कहाँ होगा, इसकी जानकारी अभी वैज्ञानिक के पास में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है पूरे वैज्ञानिकों के लिए अभी भी। दूसरा क्या है बच्चों, ज्वालामुखी से प्राप्त पदार्थ की अवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं है। वही चीज़ें हैं कि वो किस स्टेट में है, ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है, इसकी भी जानकारी वैज्ञानिक लोगों के पास में नहीं है। तो स्थल मंडल आज हम लोग समाप्त किए नहीं है, अभी स्थल मंडल चालू हुआ है। इसमें 6-7 क्लासेज होंगी स्थल मंडल में, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। अब स्थल मंडल में हम आपको पीछे बताए भी हैं ना कि स्थल मंडल के अंदर में क्या क्या आता है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी क्लास को एंड करने से पहले। तो हम लोग फर्स्ट पेज पे चलते हैं और फर्स्ट पेज पे चल करके समझते हैं कि आज हम लोग पढ़े हैं क्लास 2 में स्थल मंडल। और स्थल मंडल किसका भाग है, फिजिकल जियोग्राफी का। तो स्थल मंडल के अंदर में क्या क्या आता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भू चुंबकत्व, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत, सागर नितर प्रसरण, भू संचलन, भू आकृतियाँ तथा अन्य। और इससे भी इम्पोर्टेंट एक थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है। तो इतने चीज़ों को क्या किया जाता है, स्थल मंडल के अंदर में शामिल किया जाता है। तो स्थल मंडल, अब आपको पता लग गया होगा कि स्थल मंडल जो टॉपिक है वो एक लंबा टॉपिक है।
अभी तो हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पूर्णतः पढ़ नहीं पाए हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ प्रत्यक्ष स्रोत देख के बारे में ही देखे हैं कि पृथ्वी को समझने के लिए जो हमारे पास स्रोत हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उसमें से हम लोग आज केवल डायरेक्ट सोर्सेस को ही पढ़ पाए हैं, प्रत्यक्ष स्रोत को ही पढ़ पाए हैं। अभी हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत को पढ़ेंगे, फिर उसमें कई सारे प्रश्न उत्तर भी आपको कराए जाएंगे, तब जा कर के आपका एक टॉपिक समाप्त होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसके बाद चालू होगा भूचुंबकत्व, फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ऐसे ही यह चलेगा अभी लंबा, तकरीबन हमको लगता है कि 10 क्लास के आसपास में होगा सिर्फ लिथोस्फीयर पे। तो लिथोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप क्लास करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके जो डाउट है बताएं। आपकी जो समस्याएं हैं उसका जल्द ही हम, आप जितने भी आप क्यूरीज हैं आपके मन की, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछिए। उन सारे प्रश्नों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे मेरा टेलीग्राम नंबर भी होगा, व्हाट्सअप नंबर भी होगा। जिसको अगर कहीं डाउट हो किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप बेझिझक हमको वहाँ जा कर के आप क्वेश्चन मेरे पास भेज सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इतना देर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।